Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we discuss important article of newspaper. Measures like using data drive, forecasting to deliver power, optimal and fortifying distribution network will help the sector to raise above channel challenges. हम देख सकते हैं किस तरह से 4 से 5 मेजर्स के लेकर हम जब इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, पावर कैपेसिटी की बात करते हैं, तो उनको एडिशनली चेंज कर सकते हैं और किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और किस तरह से जो आने वाले चैलेंजेस है उनके लिए सॉल्यूशन है देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की कंपनीज की, एक सिग्निफिकेंट रेस देखने के लिए मिला है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। किस तरह से फास्ट एक्सपेंडिंग डिमांड्स, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंड reliable power supply, data drive forecasting to plan and deliver power optimally, and strengthening distribution network will help the sector raise above the challenges. जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन सेक्टर हैड attained 100% electrification and has been integrated in a single grid across the country. किस तरह से daily power availability has increased 20 hours in rural area and 23.5 hours in urban area. जब हम बात करते हैं कि सिविलियन डिस्कॉम ऑल्सो रिस्टोर द एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म procurement for power exchange, raising power price by 71% of the unit during fiscal year 2023. जब हम बात करते हैं किस तरह से हम इंडियन इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है पावर सेक्टर को उसके 4 कोर एक्सपेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं उनकी सेक्टर को रेज करने के लिए। फर्स्ट, हम जनरेट कर सकते हैं फोरकास्टिंग ताकि अलोय कर सके डिस्कॉम्स को, वो प्लान कर सके पावर प्रोसेसमेंट को, हाई इंश्योरमेंट हो सके और रिसोर्स एडिक्वेटली हेल्पफुली यूज हो सके। सेकंड बात कर सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, किस तरह से रिलायबल एनर्जी सप्लाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट जो लॉस होता है रिडक्शन वर्क में उसके माध्यम से, या फिर प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी को अपना सकते हैं, सिस्टम रिड्यूडेंसी वुड बी द की, स्मार्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, किस तरह से जीआईएस मैपिंग को एसिड की तरह यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क ऑटोमेशन को टूल की तरह कैन बूस्ट द एफिशिएंसी। जब हम सेकंड थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं किस तरह से 24/7 सप्लाई विल कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियली कस्टमर मे बी फ्रॉम डीजल और गैस के माध्यम से यूज की जा सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। डिस्कॉम कुड बी रिड्यूस दिस टाइम टू गेट न्यू कनेक्शंस और फैसिलिटेट सोलर इंस्टॉलमेंट, प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स और प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ आउटेज। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो डिस्कॉम नीड टू बी क्लियर रोड मैप टू सीमलेसली इंटीग्रेट द रिन्यूएबल एनर्जी, किस तरह से 322 गीगावाट ऑफ प्लान 469 गीगावाट कैपेसिटी एडिशनल टिल 2023 एक्सपेक्ट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स। 24/7 एबिलिटी के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा सकता है। एडिशनल डिमांड जो साइड बाय स्ट्रेंथ होती है डे बाय डे टैरिफ या फिर जो अदर डिमांड रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, कस्टमर को शिफ्ट किया जाता है कंज्यूमर टू पीक सोलर आवर्स के माध्यम से। किस तरह से जब हम 7 स्टेट्स की बात करते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा हैव इम्प्लीमेंट ग्रीन ट्रैफिक टैरिफ for high tension consumer, green tariff for high tension consumer. This use of AI is also pick up with implementation of demand response and system incentive consume to module demand। और मुंबई किस तरह से बढ़ती हुई डिमांड सप्लाई के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के पॉइंट्स लिए जा सकते हैं कि किस तरह से हाई पेडिलिटी इंश्योर कर सकती है, एडिकेटली किस तरह से डिमांड को पूरा किया जाए। सेकेंडली हम यूज कर सकते हैं जो जीआई मैपिंग है या फिर स्मार्ट मीटर है या ऑटोमेटिक टूल्स है, किस तरह से एफिशिएंसी को बूस्ट किया जा सकता है। हम थर्ड की बात करते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं
जो डीजल के ऊपर या फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो इन सब के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, उसकी वजह से उसकी जगह हम सोलर इंस्टॉलमेंट को यूज कर सकते हैं, या फिर हाइपर पावर प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, किस तरह से जो रोड मैप तैयार किया जा सकता है, पहले से ही रोड मैप हो, ताकि उसमें निश्चित हो कि कितनी गीगावाट एनर्जी हमें किस प्लान के अंदर प्रोड्यूस करनी है, उसके माध्यम से जो हम हाई पीक में देखते हैं किस तरह से समर सीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा देखी जाती है मुंबई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में, जहाँ पर एआई टूल यूज किए जा सकते हैं, ताकि जो कंज्यूमर का जो अल्टीमेट डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, और जो डिमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर भी फोकस किया जा सके। अब हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट है कि G7 डेवलपिंग नेशंस ने डिसाइड किया है कि वो साइन करेंगे एक डील को टू एंड द यूज ऑफ कोल, कि coal in power generation between 2020 to 2030 to 35. This will pledge to shut down coal fire plant in first half of 2030। तो जब हम G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें डेवलप्ड नेशन आते हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। तो जब कोप 28 में भी फॉसल फ्यूल के क्लोज डाउन की बात की गई थी, जबकि इंडिया पेज डाउन की बात करता है, किस तरह से धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल का यूज खत्म करना है। यहाँ पर साइन कर सकते हैं कि जिस तरह से 2030 से लेकर 25 के बीच में, 35 के बीच में पूरी तरह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल कोल प्लांट से जनरेट की जा सकती है उसको कंप्लीटली उसके ऊपर से शिफ्ट किया जा सके। इंडिया इज ए पार्टी टू बूस्ट द WIPO परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम द ट्रीटी साइन इन 1996। जब देखते हैं कि कॉपीराइट ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1996 में, एंड हैज truly recognized has approach to balance the right of intellectual property owners and simultaneously provide sufficient economic intensive to create industries operating the digital space। BRO ने अखनूर पूंछ को जोड़ने वाली 7.2.79 की सुरंग का निर्माण किया। तो सीमा सड़क संगठन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग 144 पर अंकुर से पूंछ को जोड़ने वाली 2.79 किलोमीटर का सुरंग का निर्माण किया, जिसकी वजह से जब परियोजनाओं की बात करते हैं, जो कि यह सुरंग अंकुर से पुंछ को जोड़ेगी, जो कि 200 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा बनेगी, जो हर मौसम में कनेक्टिविटी और बेहतर गति को सुविधाएं प्रदान करेगी। जरूरी ढांचा परियोजना के निर्माण के प्रमुख सीमावर्ती जिलों को जोड़ती हुई इस क्षेत्र में राजनीतिक संपर्क को मजबूत करेगी, तथा रास्ते जो कि विभिन्न समस्याओं के कारण उनके आना जाना रुक जाता था, उन सभी समस्याओं का भी इसके माध्यम से हल हो पाएगा, जहाँ हर मौसम के समय कनेक्टिविटी बनी रहेगी। हाल हमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से अधिक वर्षा, बारिश या फिर अन्य समस्याओं के कारण या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने वाले रास्तों में रुकावट हो जाती है, या फिर वो रास्ते परमानेंटली बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस सड़क के माध्यम से वह सुविधा और गतिविधियों का आवागमन चलता रहेगा, और उनमें जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उनका हल निकाला जाएगा। नीट 2024 में 2 अभ्यर्थियों के स्थान पर शिक्षा देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो हाल ही में हुई शिक्षा जो कि नीट के अभ्यर्थियों के द्वारा की जाती है, उसमें 2 MBBS के छात्रों के समेत 4 अन्य सदस्यों को पकड़ा गया, जो कि किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर स्वयं परीक्षा देते थे और एक विद्यार्थी से 25 से 30 लाख रुपए लेते थे, और ऐसे विद्यार्थियों को ढूंढकर जो अपनी जगह किसी और को बैठाकर एग्जाम पास कर सीट लेने के लिए तैयार हो, उनको निशाना बनाकर ये लोग इस तरह का प्रक्रिया को करते थे। यहाँ देखने को मिला है कि किस तरह से बायोमेट्रिक में पहचान ना होने की वजह से यह पकड़े गए हैं, जहां पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। पुलिस की जांच करने पर पता चला कि वह सभी MBBS के छात्र हैं। वह नकली
होल टिकट बनवाकर, जिसमें असली विद्यार्थी की और उनका चेहरा सेम सेम लगता है, उसके माध्यम से इस तरह की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो हम यह देख सकते हैं किस तरह से एग्जाम्स में होने वाले इस धोखाधड़ी या फिर इस प्रकार का रास्ता अपनाने वाले विद्यार्थियों की किस तरह से उनके लिए क्या दंड या फिर किस तरह की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। हाल ही में हमें देखने के लिए मिला था कि अ, उत्तराखंड ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा लगाई है, जो भी ऐसी एजेंसी या फिर ऐसे व्यक्ति जो भी परीक्षा में चीटिंग कराने से संबंधित होंगे उनके ऊपर। इसी तरह के ठोस और महत्वपूर्ण कदम अन्य राज्यों के द्वारा भी उठाए गए हैं कि किस तरह से इस तरह की समस्या को रोका जाए। दूसरा चिंता का विषय यहाँ यह भी है कि किस तरह से विद्यार्थियों के मन में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वह अपनी जगह किसी और को बैठाकर एग्जाम दे और उन सीटों को के ऊपर एडमिशन ले सके। तो इस तरह की विचारधारा को रोकना भी अनिवार्य है। पानी की बर्बादी करने पर जुर्माने के साथ साथ होगी सजा। तो शहर में लगातार जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसके लिए पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण उप महा प्रबंधक की तरफ से नोटिस जारी की गई, जिसमें कहा गया वाहनों को धोने के लिए, सड़क को साफ करने के लिए, पौधों की सिंचाई के लिए पाइप के द्वारा पानी का इस्तेमाल करने पर कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से पाइप के माध्यम से अत्यधिक पानी का प्रयोग किया जाता है और वह पानी ऐसे ही बहकर बर्बाद हो जाता है। तो उनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए तक का होगा, तथा पर्यावरण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और 5 साल तक के जेल का प्रावधान किया गया है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए अनिवार्य है कि इस तरह के कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता और अधिक आए तथा पर्यावरण को भी प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़े। कल्प मेधा, मुझे ऐसी हर चीज से नफरत है जो सत्य से विमुख है। अच्छाई की ओर मनुष्य अच्छाई के तरीके से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं। पाशर्नाथ, तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से अगर किसी मनुष्य को अच्छाई की तरफ जाना है तो अच्छाई से ही जा सकता है, नफरत या विमुखता से नहीं। तो किसी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य के ऊपर भी यहाँ देखा जाता है कि अगर हमें किसी भी स्थिति को अपनाना है, किसी भी स्थिति की अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें निरंतर सही मार्ग पर चलते हुए ही हम उस रास्ते को अपना सकते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट या फिर गलत तरीका लेकर या फिर इस तरह की चीजों को कर हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। ताड़ोबाड़ा अधारी बाघ अभयारण्य में बचाई गई अ, बाघ की जान। तो ताड़ोबाड़ी अधारी बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। अब तक 8,889 करोड़ का नकदी तथा मादक पदार्थ जब्त किया जा चुका है। हमने देखा किस तरह से अभी 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं, जो कि 7 चरणों में पूरे होने हैं, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एजेंसियों के माध्यम से निरंतर जो भी मादक पदार्थ या फिर अवैध धन की भूमिका, जो कि नशीले पदार्थ को देना या फिर धन के बंटवारे के माध्यम से वोट को खरीदना जैसी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए कड़ी गतिविधियां ली गई है। वहां देखा गया किस तरह से 8,889 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की गई है, जिसमें कि मादक पदार्थ की संख्या 45% है। इसके अलावा मुफ्त उपहार या बहुमूल्य धातुएं या फिर करोड़ों के नगद रुपए वहां पर जब्त किए गए। धन का प्रलोभन देकर इस तरह की या फिर इस धन के प्रलोभन देकर वोट खरीदने जैसे कार्यों के उत्पन्न कठोर कार्रवाई का नतीजा दिया गया है। जहां पर चुनाव आयोग के अलावा गुजरात, एटीएस, एनसीबी, भारतीय तटरक्षता के संयुक्त अभियान चलाकर मात्र 3 दिनों के अंदर मादक पदार्थ से 3 गुना मूल्य वाली चीजों को जब्त किया है, जिनकी कीमत 8,92 करोड़ रुपए है। तो देख सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए या फिर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए भी अ, अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। जहाँ ड्रग्स, शराब, कीमती वस्तुएं, मुफ्त उपहार, नकदी या फिर अलग प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से चुनाव को दिशा को ना बदला जाए या फिर उनको प्रभावित ना किया जाए। इसरो प्रमुख ने मंदिर में पुस्तकालय बनाने की हिमायत दी। जब हम इसरो के अध्यक्ष एम स्वामीनाथन जी की बात करते हैं,
उन्होंने कहा है कि मंदिरों में पुस्तकालय की भी स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि वह केवल उपासना का स्थल ना होकर युवाओं को अपनी संस्कृति और विचारधाराओं को बढ़ाने में तथा अ, उनकी भावनाओं में परिवर्तन लाने में भी मदद करेगा। किस तरह से समाज में उसके माध्यम से परिवर्तन लाया जाएगा, यह उन्होंने श्री उद्यानूर देवी मंदिर में एक पुरस्कार ग्रहण करने के समय उन्होंने कहा कि मंदिर सिर्फ बुजुर्गों के भगवान के नाम जाप करने का स्थान नहीं है, वह स्थान है जहाँ पर युवा भी आ सकते हैं तथा अपने समाज में हो रहे परिवर्तन को या जिस प्रकार के किस तरह से युवाओं को भी अध्ययन और पुस्तक के महत्व के साथ जोड़ा जा सकता है। जब हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में भी मंदिरों के साथ में कुछ भूमि दान में दी जाती थी, जहां पर पुस्तकालय या फिर स्कूल्स का निर्माण कराया जाता था, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इसी तरह से आज के समय में भी मंदिरों के साथ अंदर पुस्तकालय बनाए जा सकते हैं, जो कि धरोहर के साथ साथ आने भावी पीढ़ी को सोच का विकास करेगा तथा अपने संस्कृति के साथ जुड़ाव बनाए रखेगा, जिससे समाज में हो रहे परिवर्तनों को व्यवहार समझ सके और महसूस कर सकेंगे। किर्गिस्तान में हिंसा के बाद दूतावास ने जारी किया परामर्श कि घरों के अंदर ही रहे भारतीय विद्यार्थी। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच में झड़प देखने के लिए मिली है, जिसके बाद जो भारतीय एजेंसी है, उन दूतावास है, उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों से कहा है, संपर्क किया और शांति बनाए रखने की बात की कि किस तरह से वह अपने घर के अंदर ही रहे। जब हम किर्गिस्तान की बात करते हैं तो किर्गिस्तान में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 15,000 है, लेकिन और अधिक कितने व्यक्ति वहां पर है सुनिश्चित नहीं है। एस जयशंकर जी द्वारा, जो कि विदेश मंत्री है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि भारतीय विद्यार्थी भारतीय दूतावास से नियमित संपर्क बनाए रखे तथा उन्हें सलाह दी जाती है वह किसी भी प्रकार की कोई आक्रमण नीति न अपनाए तथा शांतिपूर्व अपने घर के अंदर बने रहे। यह भारतीय विद्यार्थियों के कुशल क्षेम पर नजर भी रखी जा रही है। अब शांति स्थिति हो गई है, इसलिए उन्हें इस तरह से शांत रहने की सलाह दी गई है। यह देखने को मिला है कि हाल ही में निरंतर किस तरह से, जब हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के जो हालात है वहां पर निरंतर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए अनिवार्य है कि इन सभी प्रकार की हिंसाओं से दूर रहना तथा विद्यार्थियों का सुरक्षित रहना। 5 वर्षों में खेत से गायब हो गए 50 लाख से ज्यादा पेड़। तो किस तरह से कृषि प्रथा की मुख्य वजह से या फिर बदलते हुए पारिस्थितिक तंत्र की वजह से निरंतर पेड़ काटे जा रहे हैं। भारत में 2018 से लेकर 2022 के बीच में बड़ी कृषि भूमियों से 50 लाख से अधिक पेड़ आंशिक रूप से गायब हो चुके हैं। तो यह एक चिंता का विषय कि 50 लाख से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह प्रवृत्ति अत्यधिक उभरती जा रही है कि किस तरह से वानिकी यानी कि कृषि की जमीन के बीच में जो भी वन या फिर जो भी पेड़ खड़े हैं उनको काट दिया जाए, उनके स्थान पर धान की खेती में तब्दील कर दिया जाए और भले ही एक निश्चित हानि दर पर स्वाभाविक रूप से हो कि किस तरह से कम पारिस्थितिक मूल्य वाले पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो कि ब्लॉक क्षेत्रारोपण में आमतौर पर कम पारिस्थितिक वाले पेड़ों को वहां पर लगाया जा रहा है तथा जो वानिकी क्षेत्र के भीतर बड़े पेड़ हैं उनको हटाया जा रहा है। इस तरह से जो पेड़ों की प्रजाति है वह कम हो जाएगी तथा उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी। जब हम बात करते हैं तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य कुछ ग्रामीण राज्यों की, वहां में देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से पेड़ों को हटाने का निर्णय सिर्फ दो ही बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक है कि कम लाभ से प्रेरित होना, कि पेड़ किसी जगह पर खड़े हैं तो उनका वहां पर उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें का लाभ नहीं है। दूसरा है कि नीम के पेड़ की छाया फसलों के ऊपर पड़ती है, जिससे उनका ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इस कारणवश वह काट दिए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किस तरह से पेड़ मिट्टी को पकड़े रखते हैं तथा उनके माध्यम से छाया मिलती है या फिर उनके द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड शोषित अवशोषित किया जाता है, उनके माध्यम से जो प्राकृतिक जल संसाधन है वह चलता रहता है। जब हम नीम की बात करते हैं तो उसके द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के फायदे हैं, तो उनको भी प्रयोग किया जा सकता है। इन सारी सुविधाओं के बावजूद भी उनको निरंतर काटा जा रहा है। जब हम बात करते हैं अनुसंधानकर्ताओं के दल के एक अध्यक्ष की, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक वृक्षारोपण को छोड़कर लगभग 60 करोड़ कृषि भूमि के पेड़ की मैपिंग की और पिछले 10 से उसके ऊपर नजर रखी गई। उसमें पाया गया कि उनमें से 11% पेड़ों को 2018 में गायब कर दिया गया। कितनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है।
मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने के साथ साथ छाया प्रदान करने का भी वह काम करते हैं। यह जानना और इसके प्रति जागरूक होना अनिवार्य है, ताकि जो पर्यावरण के ऊपर हानिकारक जो इनकी नुकसान होंगे उनसे बचा जा सके और पेड़ों को अधिक से अधिक लगाया जा सके। अब हम कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं कि किस तरह से पीटी फैक्ट्स के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। इदाशिया नोगरान मेघालय की पहली डीजीपी बनी है। तो इदाशिया नोगरान मेघालय की प्रथम डीजीपी बनी है। दूसरा सेकंड है कि इंटरनेशनल नर्स डे प्रतिवर्ष 12 मई को आयोजित किया जाता है, जिसकी 2024 की थीम थी अवर नर्स अवर फ्यूचर। नेक्स्ट है कि पी श्याम निखिल जो है भारत के 85वें ग्रैंड स्लैम बने। नेक्स्ट है कि ईबू ज्वालामुखी। तो ईबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के इलोम हेरा द्वीप पर स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में था उसमें हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। नेक्स्ट है कि द हील्स ऑफ अटैचमेंट। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई उनकी अपनी कहानी है द हील्स ऑफ अटैचमेंट, जो कि 90 वर्ष के हो चुके रस्किन बॉन्ड ने पहली बार 1951 में अपनी कहानी लिखी थी। नेक्स्ट है कि टीसीएस के द्वारा फ्रांस में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। टीसीएस ने यह घोषणा पेरिस में आयोजित चूज फ्रांस समिट के दौरान की थी। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू रूप से करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा आयोजन किया गया है। नेक्स्ट विशाल विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में नीदरलैंड में हुआ, जहां पर प्रथम पहली बार भारत ने मेडन इंडिया पवेलियन ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रदर्शन किया। तो रोटरडैम में हुए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना स्वयं का मंडपन स्थापित किया और ऊर्जा एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह स्थापित किया गया। इसमें देखा गया कि किस तरह से जब हम बात करते हैं नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कि भारत ने पहली बार 13 मई से 15 मई तक होने वाले रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना मंडपम स्थापित किया है। जब हम भारत की महत्वाकांक्षी योजना की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात की, जिसमें उन्होंने 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन से क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है, जिसके माध्यम से नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा के 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पन्न क्षमता तथा 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर अभियान क्षमता का निवादन प्रदान किया जा सकता है। जब हम बात किया प्रदान की गई है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से हरित मिशन की पारिस्थितिकी तंत्र और उससे विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी वन स्टेप के रूप में काम करेगी। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के रोटरडैम में हुआ, जहां प्रथम बार नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपना मंडपम स्थापित किया गया। भारत फ्रांस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय में शुरू किया। तो जब हम सैन्य अभ्यास की बात करते हैं कि किस तरह से अलग अलग देशों के साथ सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय में हुआ। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण है जो कि 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। आखिरी बार यह 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो मेघालय के उमरोई के पूर्वी कमार में संयुक्त प्रशिक्षण नोड में भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को मानस यूनेस्को को रजिस्टर में होगा शामिल। तो रामचरित मानस की संचित पांडुलिपियां और पंचतंत्र की दंत कथाओं को 15वीं शताब्दी की पांडुलिपियां एशिया प्रांत की उन 20 वस्तुओं में शामिल की जाएगी जिन्हें 2024 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं कि दुनिया के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए और विशेष
विशेषज्ञों को जानकारी उपलब्ध कराने में यह मेमोरियल मदद करेगा और यह मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर बनाया गया है। यह 7 से मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ, जिसमें मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं आम बैठक की गई थी। तो एशिया के 20 ऐसे ग्रंथों या पांडुलिपियों 20 तरह की प्रकार के वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रामचरितमानस और पंचतंत्र की दंत कथाओं को शामिल किया गया है। नाइजर हत्या मामले में भारत और कनाडा की बड़ी खटास। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लंबे समय से आ रहे खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह नाइजर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में कुछ विवाद देखने के लिए मिला है। किस तरह से जो कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली है, उनके द्वारा कहा गया था कि हमारा कर्तव्य है कि हम कनाडा के व्यक्तियों की सुरक्षा करें, तथा उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे किस तरह से एक कैनेडियाई शख्स की भारत एजेंटों के द्वारा हत्या की गई है। तो भारत ने के साथ इस रिश्ते पर जोली का कहना था कि कूटनीति नीति हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही की जाती है। भारत की तरफ से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री उनके द्वारा कहा गया था कि किस तरह से भारत ने 2020 में नाइजर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। कनाडा एक बड़े ही समूह में उन लोगों को वीजा दे रहा है जो भारत में वांटेड है, और हो सकता है कि उनके पास झूठे दस्तावेज है, फिर भी उनको अनुमति दी जाती है और वह कनाडा में रह सकते हैं। तो इस तरह से रणनीतिक फायदे तो आप भी दे रहे हैं। किस तरह से इन स्थितियों में देखना होगा कि भारत और कनाडा के संबंध पर क्या असर आगे पड़ने वाला है। 2023 में हरदीप सिंह नाइजर की कनाडा के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि इनके भारतीय एजेंटों के माध्यम से इनको हत्या की गई है। अमेरिका इजराइल के की दोस्ती में दरार। तो हाल ही में हमें देखने को मिला किस तरह से अमेरिका में हो रहे विद्रोह, जो कि फिलीपींस, और जब हम बात करते हैं इजराइल और हमास युद्ध के माध्यम से जो जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, फिर जो मानवीय कानून अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके वजह से देखने के लिए मिल रही है। तो उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने यह बयान दिया था कि किस तरह से जो इजराइल ने अगर रफा में हमला करने की योजना पर अमल किया तो वह उसकी हथियार पूर्ति नहीं करेगा। जब हम बात करते हैं 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह से प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिली है। बाइडेन को आशंका है कि राफा में इजराइल कार्रवाई के कारण जंग को खत्म होने के जो भी संभावनाएं वह सभी कम हो जाएंगी, और जिसकी वजह से इजराइल का जो पड़ोसी देश मिस्र है उसके साथ भी तनाव पैदा हो सकता है। अगर सेकंड पॉइंट है कि अगर हथियार हथियार रोकना चौंकाने वाला कदम होगा, लेकिन बाइडेन को ये नहीं करना चाहिए कि इजराइल को अपने संप्रभुत्व की रक्षा करने का अधिकार ही ना दिया जाए या फिर उसे कमजोर करने की बात कही जाए। लेकिन संप्रभुता सभी देशों की, और उससे भी अधिक है मानव अधिकार की। किस तरह से जो लोग राफा या फिर गाजा पट्टी या फिर जो हमास में हुए हमलों के कारण होने वाले आम समुदाय के व्यक्ति उनके ऊपर हो रहे हनन, अधिकारों का हनन है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से इजराइल को अमेरिका से सबसे ज्यादा सैन्य मदद मिलती है, अमेरिका हर साल इजराइल को 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस ने 17 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद भी प्रदान की थी, जिसमें उन्होंने हथियार और रक्षा प्रणाली की सीमाओं को अमेरिका से इजराइल भेजने में मदद की थी। इसके अलावा जब हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका इस बारे में विचार कर रहा है कि वो ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूसिन की किट इजराइल भेजे या ना भेजे। यह किट सामान्य बम को भी ग्रेनाइड बम में बदल देती है। इसके अलावा हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका के द्वारा इजराइल को 900 किलो के बम तथा 225 किलो के बम भेजे गए थे। अगर इन बम का प्रयोग किया जाए तो कितनी बड़ी संख्या में हानि होगी, या फिर घातक हथियारों के प्रयोग करने से क्या असर होगा, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या पर असर पड़ेगा। अभी तक इजराइल और अमेरिका के संबंध को इतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन राफा की वजह से इस तरह की कार्रवाई हुई तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों देशों के संबंध पर क्या असर पड़ेगा, या फिर अगर अन्य तनाव पैदा होते हैं तो जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी चिंता और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महिला उद्यमियों की बढ़ती जगह।
तो जो भी व्यक्ति जोखिम का वहन करता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। जब हम देखते हैं कि किस तरह से देश की आधी आबादी महिला है, लेकिन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों में इनकी सहभागिता बहुत ही कम है। महिला उद्यमों की हिस्सेदारी 14% है, लेकिन बेन एंड कंपनी के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग केवल 20% उद्योगी का स्वामित्व महिलाएं करती है। महिलाओं को उत्कृष्ट क्षमता कौशल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें ई कॉमर्स, विज्ञान, विज्ञापन, मीडिया, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्र शामिल है। किस तरह से वह तेजी से रफ्तार हासिल कर रही है। 2017 में महिलाओं के नेतृत्व करने वाले केवल 10% ही ऐसे स्टार्टअप थे जिनका नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 2022 में बढ़कर 18% हो गए। 5 में से एक से भी कम ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी होती है। जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो 8,000 से अधिक स्टार्टअप उपकरण है, जिसके माध्यम से जिसमें की संस्थापक महिलाएं हैं। इन स्टार्टअप्स की कुल राशि लगभग 23 अरब डॉलर यानी कि 1,90 लाख करोड़ रुपए है। वहीं जब हम देखते हैं किस तरह से सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिसके माध्यम से महिलाओं को उद्योग में बढ़ोतरी मिल सके। जब हम बात करते हैं मिशन शक्ति की, जो 2021 और 22 में महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था, जिसमें था कि एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका पर अहम जोर दिया जाए। किस तरह से महिला उद्यमियों को विभिन्न रूप से सहायता प्रदान की जाए। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह योजना महिलाओं को स्वयं रोजगार प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराती है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न, खान पान की व्यवस्था में जो महिलाएं उद्यमी हैं उनको 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है तथा उनके विकास के लिए उन्हें महिला विकास निगम द्वारा शुरू की गई उद्योगिनी योजना भी गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमिता को बढ़ाती है। तो हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो कि महिला शक्ति जो कि 2021-22 में बढ़ाया गया था, जिसमें लघु, सूक्ष्म और मध्य मंत्रालय द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे। अन्नपूर्णा योजना, जिसके अंदर जो खाने से संबंधित या फिर खाद्यान्न या खान पान व्यापार से संबंधित महिलाएं हैं उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड योजना थी उद्योगिनी, जिसमें गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह महिलाएं उद्योग की तरफ बढ़ सके और अपने आप को सक्षम कर सके। भारत में महज उद्योग में महज 14% का नेतृत्व महिला कर रही है और यह हिस्सेदारी बढ़कर अब 20% हो गई है। जब महिलाओं द्वारा संचालित उपकरणों का लगभग 65% गरीबी क्षेत्र में है, जबकि दक्षिण राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी उत्तर की बजाय अत्यधिक है। जब आर्थिक जनगणना के अनुसार लगभग 80% महिलाएं स्वयं वित्तीय पोषण करती है। तो किस तरह से अगर स्वयं वित्तीय पोषण को बढ़ाया जाए तो और अधिक उद्योग में उनकी भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अशिक्षित होना या फिर जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है उनकी वजह से महिलाओं के सामने अत्यधिक चुनौती आती है। उनको किस तरह से रोका जाए कि सामाजिक मापदंड जो हो गए कि महिलाओं को घरेलू कार्य ही करनी चाहिए, वहीं तक सीमित रहना चाहिए, या फिर परिवार के अंदर उनकी जो भूमिका है उसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, या फिर पूंजी जुटाने में जो समस्याएं आती है उन्हें ऋण प्रदान नहीं किया जाता, या महिला की संबंधित जो समस्या है इनको तोड़ने की, इन सभी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने की और उनसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किस तरह से हम देखने को मिलता है कि महिला अधिक ईमानदार श्रेणी में होती है। महिला उद्यमियों को अक्सर उपकरणों की सहायक पारिस्थितिक तंत्र में की कमी का भी सामना करना पड़ता है, जो कि उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं मिलता, उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनके पास ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। परिवार की जिम्मेदारी होने की वजह से उन्हें अधिक कार्य का बोझ होता है तथा वे पर्याप्त समय अपनी ऊर्जा उस उद्यम को नहीं दे पाते जिसमें उन्हें देनी चाहिए। उनके पास नेटवर्क की कमी होती है। किस तरह से वह अनुभवी कम होने की वजह से, उनके पास अधिक कौशल ना होने की वजह से, या फिर नेटवर्क क्षेत्र ना होने की वजह से ग्राहक ढूंढने में, अपने व्यापार को बढ़ाने में, अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने में, या फिर अदर किस तरह से उन सभी मार्गों में उनके लिए समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको कम किया जाए। महिला उद्यमियों को अक्सर क्षमताओं को लेकर आत्मनिर्भर विश्वास की कमी देखने के लिए मिलते हैं, उसको बढ़ाना अनिवार्य है। उसके लिए हम देख सकते हैं कि विभिन्न शहरों में, गांव में, कस्बों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विभिन्न महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के
उद्योग चलाए जा रहे हैं तो उनको और अधिक बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को उनके साथ जोड़ा जाए तथा शिक्षा के ऊपर भी और अधिक महत्व बढ़ाया जाए। शहरीकरण के साथ साथ जो ग्रामीण शिक्षा है उसको बढ़ाया जाए, ग्रामीण से शहरों की तरफ जो विकास की दौड़ है उसको रोककर गांव को ही इस तरह से विकसित किया जाए कि वहां पर सभी सुविधाएं हो सके। वहां उत्पन्न होने वाली किसी विशेष फसल या उद्योग के साथ साथ वहां लघु उद्योगों को स्थापित करने की मंजूरी दी जाए, जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो तथा कनेक्टिविटी बन सके। अरुणाचल प्रदेश सेला टनल रिकॉग्नाइज एज द इंडियन हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। तो बीआरओ इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है सेला टनल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया हाईएस्ट टनल ऑफ कंट्री बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। इंग्लैंड के द्वारा यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2.598 किलोमीटर लंबी टनल को जो कि सिचुएटेड है 30,000 एल्टीट्यूड पर, जो कि तेजपुरा और त्वांग रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाती है, जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया है बीआरओ के माध्यम से, जो कि एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। अगर हम तवांग रीजन की बात करते हैं जहां पर अरुणाचल प्रदेश अ, के साथ कनेक्टिविटी बनाती है इतने बड़े पहाड़ों में, और इंडियन आर्मी के और अन्य सभी कनेक्टिविटी की जो बूस्ट है उसको इंक्रीज करती है। सबाना आजमी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ बुक्स सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिलाओं के अधिकारों का प्रचार करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं। इन्हें लंदन में आयोजित यूके एशियन फिल्म महोत्सव समारोह के समय यह सम्मान ग्रहण किया गया था। आजमी जी के द्वारा सत्यारे की फिल्म 1954 में जो अंकुर फिल्म आई थी उसके द्वारा उनका सफर आरंभ किया गया था। यह फिल्म द यूके एएएफ एएफएफ में सेलिब्रेटिंग द गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडियन सिनेमा के सेगमेंट के रूप में प्रस्तुत की गई थी। वायुसेना ने रचा इतिहास, हवा में जमीन पर उतरने वाला पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का निर्माण किया गया है। तो भीष्म एक पोर्टेबल अस्पताल है जिसका प्रशिक्षण किया गया। जब हम भीष्म की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका है कि जो कि भीष्म को आगरा के मलपुरा डॉपिंग जोन में संयुक्त टीम के द्वारा बैटल उतारा गया था। भीष्म की फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। कि किस तरह से इसके नाम से ही होता है कि बैटल फील्ड एंड इंफॉर्मेशन, कहीं भी आपदा की स्थिति में या फिर युद्ध की स्थिति में वहां जो भी व्यक्ति घायल हो या फिर जिन्हें भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए यह सुरक्षा प्रदान करेगा। भीष्म जो प्रोजेक्ट है वो स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे 1500 फीट से भी अधिक की दूरी पर पोर्टेबल अस्पताल के रूप में 2 पैराशूट के समूहों के माध्यम से जमीन पर उतारा गया है। जब हम इसकी बात करते हैं इसकी आकृति की, तो यह एक क्यूब नुमा आकृति है का अस्पताल है जिसे सिर्फ 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। यह वाटर प्रूफ है और बेहद हल्का है। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला पोर्टेबल अस्पताल है। इसके अलावा इसे भूमि पर, हवा में और जल में भी आराम से यह जल में तैर सकता है। जब हम बात करते हैं कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में, युद्धग्रस्त क्षेत्र में यह अस्पताल एक का एक पैक तैयार किया गया है जो कि डॉपिंग जोन में आराम से उतर सकता है और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इसमें वायु, भूमि और समुद्र तल पर भी तैरने की या उतरने की क्षमता मौजूद है, जो कि 12 मिनट में तैयार हो जाता है। जब हवाई वित्तीय अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की बात करते हैं तो उनकी टीम ने पैरासूट विकसित किया है। तो जो पैरासूट भीष्म को के साथ अटैच होंगे वो हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किए गए हैं। भीष्म को में मास्टर क्यूब केज के 2 सेट होते हैं, जो कि प्रत्येक केज में 26 मिनी क्यूब होते हैं, जो कि यह क्यूब बहुत मजबूत होते हैं और हल्के होते हैं। और इसके साथ साथ कई बार
अस्पताल के प्रयोग में भी लाए जाते हैं, जो कि पैकिंग ऐसी की जाती है जो गिरने के बाद तुरंत खुल जाता है और इसमें कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है कि डिजिटल असिस्टेंट अरेस्ट को लेकर रहे सतर्क। तो हाल ही में देखने को मिला है कि डिजिटल अरेस्ट यह शब्द हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है? तो डिजिटल अरेस्ट ऐसे मामले हैं जहाँ ठगी के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या अफसर के रूप में बनकर वीडियो कॉल या फिर कॉल की जाती है, फिर उन्हें फोन उठाने पर उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपके बेटे बेटी बच्चे या फिर कोई भी नारकोटिक्स विभाग के द्वारा या सीबीआई के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया है और हम पुलिस से बोल रहे हैं, उनके पास ड्रग्स हैं, अन्य गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें इस तरह से पकड़ा गया है और उनके पास आपत्तिजनक वस्तु मिली है, इसलिए उनके यह कहकर उन्हें बंदी बना दिया जाता है वीडियो कॉल के माध्यम से ही। और फिर उनके द्वारा 24 घंटे तक किसी को संपर्क नहीं किया जाता, सर्विलेंस लाइन के जरिए उन पर नजर रखी जाती है और अंत में अपराधी वीडियो कॉल से भी नहीं हटने देता और कहता है, और ना ही किसी को कॉल करने देता, और कहता है कि अगर आपको इन सभी समस्याओं से बचना है तो उसके लिए पैसों की मांग करता है, जो देने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो 1930 कॉल पर तुरंत कॉल की जाए, जो कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए एजेंसी ने इसे रोकथाम के लिए इंजीनियर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी से संबंधित 1000 से अधिक स्काई आईडियो को माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ब्लॉक कर दिया। इसके साथ साथ जो भी I4C के माध्यम से साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की संख्या पर जितने भी डिजिटल अरेस्ट या ठगी की शिकायतें मिली है, उन सभी पर आपराधिक एक संगठित ऑनलाइन आपराधिक धारा आर्थिक अपराध है। यह एक एक संगठित आर्थिक अपराध है जिसके माध्यम से सीमा पार या सिंडिकेट के माध्यम से चलाया जाता है और इस तरह से लोगों के साथ ठगी की जाती है। तो जितने भी सिम इस कार्ड इसमें प्रयोग होता है, मोबाइल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, फिर मूल खाते होते हैं, उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो है ऑनलाइन फ्रॉड या आर्थिक अपराध से संबंधित है। इसके लिए एक 1930 कॉल पर जो कि एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, या फिर IC4 साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से इन धोखाधड़ी को रोका जा रहा है, के ऊपर नजर रखी जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आएंगे वकील। तो यहाँ देखने को मिला किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील न तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगे और ना ही सेवा की कमी के कारण उन पर उपभोक्ता अदालत के समक्ष कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर कोई अधिवक्ता पेशे के दौरान जिस भी तरह की सेवा मुहैया कराता है, वह उसके वकील पर काफी हद तक सीधी नियंत्रण होती है, जो कि जस्टिस बेला M त्रिवेदी और पंकज मित्तल के द्वारा कहा गया है। वकील द्वारा ली गई वकील की सेवाओं पर व्यक्तिगत सेवा के अनुबंधन के तहत होगी। इस सेवाओं को परिभाषित दायरे से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने उपभोक्ता अधिनियम 1986 और जिसमें संशोधन 2019 में किया गया था, उन सभी उद्देश्य को उपभोक्ताओं की अनुसूची एवं अनैतिक व्यापार प्रथाओं को सुरक्षित देने के लिए है और इससे में विधायिका का इरादा कभी व्यापार व्यवसाय या सेवाओं को शामिल करने का नहीं था। तो देख सकते हैं किस तरह से सेवाएं जो है वो अधिनियम उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम के अंदर नहीं आती है और इसमें केवल गुड्स को शामिल किया जाता है और जो वकील वो है वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। आधार और यूपीआई जैसे सेवाओं को एक पोर्टल मिलेगा। तो सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो कि जितने भी आधार आधार कार्ड, यूपीआई या फिर सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल है, उन सभी को एक डिजिटल नेटवर्क प्रदान करवाएगा, जिससे ONDC जैसे सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। इसकी मदद से योजनाओं का लाभ एक ही ऐप के माध्यम से या एक ही पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। अलग-अलग ऐप और पोर्टल को डाउनलोड करने की या फिर उन पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे होगा फायदा, जब ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ लोगों के पास अधिक जानकारी ना होने की वजह या फिर बहुत कम कंप्यूटर सेवाएँ उपलब्ध होने की वजह से अधिक जानकारी ना होने की वजह से उन्हें कंप्यूटर सेंटर जाना पड़ता है, जहाँ की उनके ऊपर इन सेवाओं का प्रयोग करने के लिए भी उनसे शुल्क लिया जाता है, जो जिसको कम किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर एक पोर्टल पर ही सारी सुविधाएँ उपलब्ध होगी तो सभी उस ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम के बारे में जान सकेंगे। अलग-अलग पोर्टल पर उन्हें अत्यधिक विचार करने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। पहाड़ों में दिखा प्लास बिल्ली, तो लद्दाख के हंडले गांव में चट्टानों के बीच नजर आई दुनिया की सबसे क्रोधित प्लास बिल्ली। तो प्लास जो है वो बिल्ली है और वह सबसे क्रोधित बिल्ली है, जिसके लंबे घने हल्के भूरे वाले छोटी जंगली बिल्ली को मैनुअल नाम से जाना जाता है। तो जब मैनुअल की बात करते हैं, इसे 2022 में आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि नियरली थ्रेटन सूची में शामिल है। तो क्लास या फिर मैनुअल जो है बिल्ली से संबंधित है, और आयुषीयन रेड लिस्ट में है जिसे नियरली थ्रेटन है, जो कि लद्दाख में पाई जाती है। इसका नाम 1976 में जीव वैज्ञानिक पीटर साइमन प्लास के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इन्हें पहली बार बैकाल झील के आसपास देखा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर कारी।